दोस्तों आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग पढ़ेंगे एनिमल हस्बेंड्री के जो फर्स्ट टॉपिक दिया है। जैसे आप लोग जानते हैं कि अभी एग्रीकल्चर टीचर का है ना, मतलब सरकार के द्वारा अनाउंसमेंट हो चुकी है, तो जो है उसका तैयारी अभी से चालू करना पड़ेगा और उसके लिए आप लोग जो है तैयारी चालू कर भी दिए होंगे। और उसी पर्पज़ से मेरा कि आप लोग को थोड़ा सा मैं हेल्प कर सकूं कि जो एग्रीकल्चर का जो पोर्शन है उसको मैं सीरीज़ वाइज जो है वीडियो अपलोड करने की कोशिश करूंगा। जितना हो सके मेरे से मैं उतना जो है सिलेबस यूट्यूब के माध्यम से कवर करवाने की कोशिश करूंगा। तो एनिमल हस्बेंड्री का जो फर्स्ट टॉपिक दिया है एनिमल एनाटॉमी, यहाँ से हम लोग चालू करेंगे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे एनिमल एनाटॉमी। तो एनिमल एनाटॉमी देखिए दो टाइप से होता है, एक होता है इंटरनल एनाटॉमी और एक होता है एक्सटर्नल एनाटॉमी। इंटरनल एनाटॉमी में अपन को क्या पढ़ना है, सिलेबस में दिया है डाइजेस्टिव सिस्टम यानी कि पाचन तंत्र, उसके बाद रिप्रोडक्टिव सिस्टम यानी कि जनन तंत्र, और तीसरा दिया है मिल्क सेक्रेटरी सिस्टम यानी दुग्ध क्षरण तंत्र। ये तीन तंत्र जो है इम्पॉर्टेंट है और यहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चन आने की संभावना है। अब उसके बाद नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे एक्सटर्नल एनाटॉमी। तो देखिए इसमें हम उन्हीं पॉइंट्स को चर्चा करेंगे जहाँ से क्वेश्चन बेसिकली उठता है या फिर व्यापम ज़्यादातर जो है पूछे जाते हैं। ठीक है, तो पहले हम लोग जो है किस टॉपिक पे चर्चा करेंगे, पाचन तंत्र यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, तो एक मोटा मोटी जो है डाइजेस्टिव सिस्टम में अपन को पढ़ना क्या क्या है और डाइजेस्टिव सिस्टम जो है किस प्रकार से काम करते हैं इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए डाइजेस्टिव सिस्टम जो है दो प्रकार के होते हैं, है ना, कौन कौन से, एक नॉन रूमिनेट जो जुगाली नहीं करते हैं पशु, और एक रूमिनेट जो जुगाली करते हैं। अपन को पढ़ना है जो जुगाली करते हैं उन पशु में कैसे डाइजेस्ट होता है, उन पशु में कैसे पाचन होते हैं, उनके बारे में जो है अपन को डिस्कस करना है, क्योंकि सिलेबस में वही दिया है। तो जुगाली कौन कौन से पशु करते हैं, गाय भैंस भेड़ बकरी, ये जो है मेन जुगाली करने वाले पशु के एग्जाम्पल है। तो उनके डाइजेशन कैसे होती है चलिए थोड़ा सा देख लेते हैं, है ना। तो इसका जो है देखिए जुगाली, तो डाइजेशन सिस्टम का पहला पार्ट क्या है, माउथ, जहाँ से कोई भी जो है भोजन ग्रहण करते हैं। ठीक है, जहाँ से ग्रहण करते हैं फर्स्ट पार्ट को क्या है, माउथ। ठीक, उसके बाद देखिए माउथ और नाक, ये नाक वाला नाली है और ये माउथ वाला नाली है, ये दोनों कहीं ना कहीं एक जंक्शन में जाके जुड़ता है, इसको बोलते हैं फेरिंग्स या ग्राशनी। ठीक है, माउथ और जो नाक वाला नाली दोनों एक जगह जाके जुड़ते हैं, इसको क्या बोलते हैं, ग्राशनी। उसके बाद जो है इस जंक्शन के बाद जो भोजन नाली, ठीक है, जहाँ से भोजन जो है अमाशय की ओर जाती है, इस लंबा सा पतले से नाली को क्या बोलते हैं, ईसोफेगस, इसको आहार नाल भी बोलते हैं या ग्राशनाली भी बोलते हैं। फिर ईसोफेगस जो है ये लंबा सा नाली होता है, ये डायरेक्ट जाके मिलता है अमाशय से, है ना। और अमाशय देखिए, अमाशय जो है जो जुगाली करने वाले पशु होते हैं इनके अमाशय 4 भागों में बटा हुआ रहता है। तो इसके अमाशय का प्रथम भाग क्या है, रुमेन, और ये सबसे बड़ा भाग भी है, ये प्रथम भाग भी है। ठीक है, तो ये रुमेन प्रथम भाग है, दूसरा भाग है रेटिकुलम, तीसरा भाग है ओमेजम और चौथा भाग है एबोमेजम। ये चारों भाग किसका है, अमाशय का है, यानी स्टोमच का 4 भाग है, और पहला है रुमेन, रेटिकुलम, ओमेजम, एबोमेजम। ठीक है, इसके बारे में डिटेल में 1 बाय 1 जो है हम चर्चा करेंगे। उसके बाद दूसरा जो है पढ़ना है स्मॉल इंटेस्टाइन यानी कि छोटी आंत। ठीक है, अमाशय में एक्चुअल में भोजन का पाचन होता है, उसके बाद छोटी आंत में भोजन अब पच गया है। पचना का मतलब क्या है कि भोजन में जितने भी पोषक तत्व था वो खुल गया है, अब उसको खींचने का काम कौन करता है, छोटी आंत। तो छोटी आंत जो है पोषक तत्वों का अवशोषण का काम करता है, बचा कुचा जो पोषक तत्व छूट जाता है वो बड़ी आंत खींच लेता है, फिर उसके बाद जो है गुदा के द्वार से गोबर बन के बाहर निकल जाता है। तो इस प्रकार से पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम काम करता है। तो अपन को जो है 1 बाय 1 पढ़ेंगे कि माउथ में जो है क्या क्या काम होता है, इसमें से क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फेरिंग्स, ईसोफेगस, ये तो नॉर्मल यहाँ से क्वेश्चन ही आएगा, बट यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा आता है जो है। चलिए 1 बाय इसको जो है हम लोग चर्चा कर लेते हैं। दोस्तों अब 1 बाय 1 जो है डिस्कस करते हैं कि मेन पॉइंट जो है मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ, इसी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो पहला पॉइंट है आपका, देखिए जो पाचन अंग जो हम लोग
पढ़ रहे हैं, ये इसको बेसिकली दो भागों में इसको डिवाइड किया है, एक मुख्य पाचन अंग और एक जो है सहायक पाचन अंग। तो पहले हम अपन लोग जो है मुख्य पाचन अंग पढ़ेंगे। मुख्य पाचन अंग का प्रथम जो है क्या पढ़ेंगे, माउथ। ठीक है, माउथ के अंदर क्या क्या पढ़ना है, देखिए माउथ में जो है 3 जोड़ी लार ग्रंथि पाई जाती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब इन लार ग्रंथि में से पर डे 100 से 200 लीटर लार निकलती है। ठीक है, और इन लार में ध्यान रखना, जो जुगाली करते हैं उनमें कोई भी पाचक एंजाइम नहीं पाया जाता है, बल्कि जो नहीं जुगाली करते हैं, जो जुगाली न करने वाले पशु, उनके लार में पाचक एंजाइम पाए जाते हैं। ठीक है, तो जो जुगाली करते हैं पशु, ठीक, इनके लार में सोडियम बाइकार्बोनेट, इनके लार में क्या पाया जाता है, सोडियम बाइकार्बोनेट, और ये क्षार होते हैं, इसीलिए इसका पीएच मान जो है 8 होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। लार जो है कब ज़्यादा निकलता है, जब पशु अत्यधिक अम्लीय या फिर सूखा या कठोर चारा खाते हैं, तब जो है लार की मात्रा ज़्यादा निकलती है। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है। अब देखिए, मैं अभी बोला कि जो जुगाली नहीं करते हैं पशु, उनके लार में पाचक एंजाइम पाए जाते हैं। कौन सा, टाइलिन नामक पाचक एंजाइम उनके लार में पाया जाता है, जबकि जो जुगाली करते हैं उनके लार में कोई भी पाचक एंजाइम नहीं पाया जाता है, केवल वो सोडियम बाइकार्बोनेट यानी कि क्षारीय पदार्थ होते हैं। ठीक है, अब एक स्वस्थ पशु जो है पर डे यानी कि प्रतिदिन कितने घंटा जुगाली करते हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। पीएटी में तो कई बार पूछा है। तो 8 घंटा जो है एक स्वस्थ पशु पर डे जुगाली करते हैं, ध्यान रखिएगा। तो ये जो है इंपॉर्टेंट चीज़ जो है माउथ के संबंधित जो है हो गया। उसके बाद नेक्स्ट है ग्रासनी फेरिंग्स। ग्रासनी जो है कौन सा भाग है, माउथ और इसोफेगस यानी कि मुंह और जो आहार नाल है उसके बीच वाला भाग है। ठीक है, उसके बाद जो है ग्रासनली। तो ग्रासनली जो है ये आपका ग्रासनी और स्टोमच के बीच वाला भाग, ग्रासनी यानी फेरिंग्स और स्टोमच के बीच वाला भाग को क्या बोलते हैं, ग्रासनली। ठीक है, यहीं से भोजन स्टोमच में जाता है। अब नेक्स्ट है आपका स्टोमच यानी कि अमाशय। ये 4 भागों में बांटा गया है। स्टोमच को कितने भागों में बांटा गया है, 4 भागों में, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पहला है रुमेन। पहला क्या है, रुमेन। देखिए, रुमेन को और एक नाम से जाना जाता है, इसको भी ध्यान रखिएगा, पाउच बोलते हैं, है ना। रुमेन को पाउच बोलते हैं। ये प्रथम अमाशय है। अमाशय को 4 भागों में बांटा गया है, और 4 भागों बांटा गया है ना, तो इसका प्रथम जो है अमाशय क्या बोलते हैं इसको, रुमेन। और ये सबसे बड़ा अमाशय भी है। मैं दिखाया था डायग्राम में कि रुमेन जो है ये सबसे बड़ा अमाशय है और ये सबसे फर्स्ट अमाशय है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा, प्रथम अमाशय है, सबसे बड़ा अमाशय। इसका भंडारण क्षमता कितना है, तो गाय भैंस में जो है रुमेन की भंडारण क्षमता 150 से 200 केजी। अगर केजी में पूछेगा तो 150 से 200 केजी, और लीटर में अब पढ़ना चाहोगे तो 150 से 225 लीटर इसकी भंडारण क्षमता होती है। मतलब कि उतना मटेरियल वो स्टोर करके रख सकते हैं। ठीक है, इतना बड़ा होता है। ठीक, अब इसका मुख्य कार्य क्या है, भाई रुमेन क्या करते हैं, तो पहला तो ये जुगाली में सहयोग करते हैं। ठीक है, जुगाली का मतलब क्या है, जुगाली का मतलब है पहले जो है पशु एक बार में खा लेते हैं, लेकिन उसमें जो है बारीकी से नहीं चबाते हैं। ठीक है, पहले खा के उसको रुमेन में डाल देते हैं, फिर उसके बाद जब फुर्सत में बैठे रहते हैं तो आराम से जो है ना मुंह को चबाते रहते हैं। तो जो है भोजन जो उसको पहले रुमेन में डाल के रखे थे, उसको फिर क्या करते हैं, उगल के फिर जो है आराम से उसको फिनिशिंग करके जो है छोटे छोटे गोले के रूप में फिर उसको रुमेन में सेट कर देते हैं। उसी क्रिया को क्या बोलते हैं, जुगाली बोलते हैं। अब जुगाली के अलावा जो है इसका जो बहुत महत्वपूर्ण काम है वो किण्वन की क्रिया, फर्मेंटेशन। ठीक है, क्योंकि रुमेन में बहुत ज़्यादा जो है जीवाणु और प्रोटोजोआ पाया जाता है, जो क्या काम करते हैं, किण्वन की क्रिया करते हैं, है ना। और इन किण्वन की क्रिया के दौरान कुछ गैसें निकलती है, जैसे CO2 हो गया, मीथेन हो गया, नाइट्रोजन, इन तमाम गैस जो है किण्वन क्रिया के दौरान निकलती है ना। और जब किण्वन की क्रिया ज़्यादा हो जाती है, गैस का भंडारण ज़्यादा हो जाते हैं, तो पेट पशु का फूल जाते हैं। उस लक्षण को, है ना, उस कंडीशन को क्या बोलते हैं, अफरा रोग। ठीक है, जब पेट फूल जाते हैं, ज़्यादा गैस का भंडारण हो जाता है, ज़्यादा गैस भर जाता है, उसको क्या बोलते हैं, अफरा रोग। तो अफरा रोग जो है ये किण्वन के दौरान जो निकलती गैस, जो गैस निकलते हैं, है ना, उसके वजह से होती है। तो इतनी बातें क्लियर हो गया। अब देखिए नेक्स्ट जो है इसका विकास कब होता है।
तो जो रुमेन का विकास होता है जनरली 1 महीना या फिर 4 से 6 सप्ताह के बाद, ठीक है। जब नवजात शिशु होते हैं तो नवजात शिशु के जो है तुरंत जो है रुमेन का विकास नहीं होता है, ठीक है। रुमेन का विकास नहीं होता है, कब होता है? 1 माह या 4 से 6 सप्ताह के बाद रुमेन का विकास होता है। तभी जो है 1 महीना के बाद ही जो बछड़े हैं वो चारा खाना प्रारंभ करते हैं, क्योंकि देखिए जब चारा खाएंगे तो जुगाली करना पड़ेगा, तो जुगाली करने में रुमेन का बहुत बड़ा सहयोग होता है, ठीक है। तो रुमेन का जब तक विकास नहीं हो पाता है तब तक वो चारा खाना प्रारंभ नहीं करते, तब तक वो दूध से काम चला लेते हैं, ठीक है। तो दूध पीते रहते हैं। अब उसके बाद जो है नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि रुमेन का पीएच मान कितना होता है। तो रुमेन का पीएच मान जो है याद रखना 5.8 से 6.8 इसका पीएच मान, और इसमें टेम्परेचर 39 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो ये जो है आप रुमेन के बारे में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है इसको आप ध्यान रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन एकदम डायरेक्ट बनेगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट वाला जो भाग है रुमेन के बाद क्या है? रेटिकुलम है, अब उसको पढ़ेंगे, ठीक। उसके बाद देखते हैं हम लोग तीसरा आमाशय, ठीक है। तीसरा आमाशय क्या है? रेटिकुलम। इसे जो है हनीकॉम्ब यानी कि मधुमक्खी की छत्ते की तरह दिखाई देने के कारण इसे मधुमक्खी के छत्ते भी कहा जाता है, क्योंकि मधुमक्खी की छत्ते की तरह ये जो है आमाशय लटका हुआ रहता है। डायग्राम में अगर ध्यान दिए होंगे तो डायग्राम में जो है ये नीचे लटका हुआ भाग को ही है ना क्या बोलते थे? रेटिकुलम। इसके अंदर क्या पाया जाता है? रेटिकुलम द्रव्य, है ना, रेटिकुलम लिक्विड इसके अंदर भरा रहता है। इसका मेन काम क्या होता है? छानने का काम होता है, क्योंकि देखिए बड़े बड़े टुकड़े हो या फिर कुछ विजातीय पदार्थ, जो पशु के पास तो इतना दिमाग है नहीं कि क्या सही है क्या गलत है, कुछ कंकड़ पत्थर तार कीला खा देते हैं, तो उसको जो है ना ये अंदर जाने से, मतलब कि तीसरा आमाशय के पास जाने से ये रोकता है, ठीक है, ताकि हृदय की रक्षा हो सके, क्योंकि अंदर चला जाएगा तो पशु खत्म हो जाएगा, है ना। तो ये जो है बड़े बड़े टुकड़े को अंदर जाने से रोकता है, जिससे कि हृदय की रक्षा हो सके, ठीक है। तो इसका मुख्य काम है। इसका भंडारण क्षमता गाय भैंस में कितना है? 8 kg है, और भेड़ बकरी में जो है 2 kg है। इसके अंदर भी कोई भी पाचक रस नहीं पाया जाता है, इसीलिए ये आमाशय भी पाचन नहीं करता है, ठीक है। देखिए पहले हम लोग पढ़े हैं रुमेन में केवल किण्वन की क्रिया हो रहा था, लेकिन पाचन नहीं हो रहा था। दूसरा रेटिकुलम, इसमें भी जो है छानने की क्रिया हो रहा है, बट जो है यहाँ पे पाचन की क्रिया नहीं हो रहा है। तीसरा आमाशय है ओमेजम, इसको मैनीप्लाइज भी कहा। मैनीप्लाइज का मुख्य काम क्या है कि भोजन को बारीक कर देता है। जो भोजन को जो टुकड़ा थोड़ा सा बड़ा रहता है उसको और जो है बारीक कर देता है, छोटे छोटे टुकड़े में कन्वर्ट कर देता है। बट यहाँ पर भी पाचन नहीं होता है। देखिए यहाँ पर भी पाचन नहीं होता है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर कोई भी पाचक एंजाइम नहीं पाया जाता है, ठीक है। इसका भंडारण क्षमता गाय भैंस में देखेंगे तो 19 kg है, और भेड़ बकरी में कितना है? 1 kg है, ठीक। अब इसका जो है एक मुख्य काम क्या है कि भोजन में जितना भी मैक्सिमम नमी रहता है ना, मैक्सिमम जो नमी रहता है लगभग 50% नमी ये खींच लेता है, ठीक। और खींच के ये आगे बढ़ा देता है किसके पास? एबोमेजम। इसी को बोलते हैं ट्रू स्टोमच, यानी कि वास्तविक आमाशय। क्यों बोलते हैं? इसी को वास्तविक आमाशय बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसी के अंदर पाचन की क्रिया होती है, ठीक है। यही आमाशय जो नवजात बछड़े होते हैं जब पैदा लेते हैं, ठीक है, तो पैदा होने के बाद जो है यही आमाशय उसमें विकसित रहता है, ठीक है। बाकी तीनों आमाशय जो है ये अविकसित के रूप में पाया जाता है, ठीक। तो बछड़े के जन्म के समय जो है कौन सा विकसित रहता है? तो एबोमेजम, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है पीएटी में कई बार आ चुका है, तो जो है ये इंपॉर्टेंट है, ठीक। इसी के अंदर पाचन क्रिया होती है। अब इसके अंदर जो है ना जो जीवाणु, देखिए रुमेन में बहुत ज़्यादा जीवाणु था, किण्वन की क्रिया हुआ तो जीवाणु जो है भोजन के साथ जो है यहाँ पर भी आते हैं। उस जीवाणु को मारने के लिए और भोजन को अम्ल बनाने के लिए यहाँ पर HCl का भंडारण होता है। HCl पाया जाता है जिसका pH मान लगभग 2 से 2.5 के बीच में होता है, और ये HCl पूरे जीवाणु को ख़त्म कर देता है और भोजन को जो है सड़ने से भी बचाता है। ये HCl का ये काम है, ठीक। इसका भंडारण
भंडारण क्षमता कितना है, तो गाय भैंस में इसका भंडारण क्षमता 23 kg है और भेड़ बकरी में लगभग 3 kg इसका भंडारण क्षमता है। तो ये चारों अमाशय हैं, ठीक। चारों अमाशय में से ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये वास्तविक अमाशय है, पाचन इसी में होता है ना। नवजात बछड़े में यही अमाशय विकसित रहता है, ठीक है। तो यहाँ से कई बार पूछा गया है। HCl का ध्यान रखना, ये pH पूछ सकता है, ठीक। अब इसके बाद जो है भोजन यहीं यहाँ पे पाचन हो गया क्योंकि पूरा पाचक रस यहीं पे होता है, ठीक है। जितने भी पाचक रस, पाचक एंजाइम सब जो एबोमेजम में पाया जाता है, इसीलिए यहाँ पे पाचन की क्रिया होता है। अब भोजन पचने के बाद जो है अब नेक्स्ट जो है जाएगा ये छोटी आंत के पास, ठीक है। तो उसके बाद हम लोग नेक्स्ट पढ़ते हैं छोटी आंत। इसको इंग्लिश में स्मॉल इंटेस्टाइन भी कहते हैं। देखिए इसका लंबाई बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा। इसका लंबाई कई बार पीएटी में पूछा गया है और ये इंपॉर्टेंट भी है। देखिए छोटी आंत जो है ये पतली रहती है और ज़्यादा लंबा रहता है, ठीक है। लेकिन बड़ी आंत जो है ये मोटाई में ज़्यादा रहता है और लंबाई इसका कम रहता है। तो इसका लंबाई ध्यान रखिएगा 130 से 135 फीट इसका लंबाई है। अगर मीटर में पूछेगा तो 40 से 45 मीटर इसका लंबाई हो जाएगा, ठीक है। इसका मुख्य कार्य क्या है, तो इसका जो है मुख्य कार्य पोषक तत्वों का अवशोषण, जो पचे हुए भोजन रहता है उसमें से पोषक तत्वों का अवशोषण और कुछ जो है जो पोषक तत्व जो जटिल होते हैं उसका पाचन भी यहाँ पर होता है। जो एबोमेजम में नहीं हो पाया था उसका पाचन यहाँ पर हो जाता है। अब ये पोषक तत्वों का अवशोषण जो है किसके द्वारा करते हैं, विली के द्वारा करते हैं। ये विली जो है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर लगी रहती है, ये ड्यूडेनियम में लगा रहता है, ठीक है। तो ड्यूडेनियम का मतलब कि एक आंतरिक भाग है जिसके द्वारा पोषक तत्वों का अवशोषण किया जाता है। इसका भंडारण क्षमता देख लेंगे, गाय भैंस में 65 kg है और भेड़ बकरी में 9 kg इसका भंडारण क्षमता है। और इसके 3 भाग होते हैं, कौन कौन से, पहला है ड्यूडेनियम, दूसरा है जेगुनम और तीसरा है इलियम, ठीक है। इसका भाग भी पूछ सकता है कि ड्यूडेनियम, जेगुनम, इलियम किसका भाग है, छोटी आंत का भाग है। तो ये आपका इंपॉर्टेंट चीज़ जो है छोटी आंत के अंदर हो गया। नेक्स्ट है बड़ी आंत, लार्ज इंटेस्टाइन। इसकी लंबाई कितना है, तो 30 से 35 फीट। देखिए पहले अमाशय हो गया, अमाशय के जो एबोमेजम है वो किससे जुड़ा रहता है, छोटी आंत, छोटी आंत के ड्यूडेनियम से जुड़ा रहता है, ठीक है। और जो छोटी आंत के 3 भाग होते हैं, ड्यूडेनियम, जेगुनम और इलियम, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखिए ड्यूडेनियम इसका प्रथम भाग है। ये ड्यूडेनियम किससे जुड़ा रहता है, एबोमेजम। एबोमेजम हम लोग पढ़े थे, जो है स्टोमच के लास्ट वाला भाग को क्या बोलते हैं, एबोमेजम, ठीक है। जहाँ पे वास्तविक जो है अमाशय जिसको बोलते हैं वहाँ पे पाचन की क्रिया हो रहा था, ठीक। वो अमाशय जो है ड्यूडेनियम से जुड़ा रहता है। ड्यूडेनियम छोटी आंत के पहली भाग है, ठीक है। अब उसके बाद जो है ड्यूडेनियम जेगुनम से जुड़ा रहता है, जेगुनम इलियम से जुड़ा रहता है और यही ड्यूडेनियम जो है अवशोषण का कार्य करते हैं, ठीक है। जो पोषक तत्वों के अवशोषण का कार्य जो है कौन करते हैं, ड्यूडेनियम करते हैं, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट है बड़ी आंत। तो बड़ी आंत की लंबाई कितनी है, 30 से 35 फीट है। इसको अगर मीटर में पूछेंगे तो 10 से 11 मीटर। इसकी व्यास ज़्यादा होती है, तो ये ध्यान रखिएगा, इसका व्यास जो है 3 इंच होता है। इसमें गाय भैंस में भंडारण क्षमता कितनी होती है, 28 kg होती है। इसके भी 3 पार्ट होते हैं, 3 भाग अलग अलग होते हैं, सीकम, कोलन और रेक्टम। देखिए इसमें एक जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि डायरेक्ट जो है ना, ये इसका लास्ट भाग है, इसका अंतिम भाग है किसका, छोटी आंत के। तो ये लास्ट भाग जो है किससे जुड़ना चाहिए था, सीकम से, लेकिन ये लास्ट भाग जुड़ा रहता है डायरेक्ट कोलन से। क्यों, क्योंकि सीकम जो है एक लटका हुआ भाग रहता है, ठीक है। तो डायरेक्ट जो है ध्यान रखिएगा, इलियम जो है ना डायरेक्ट जुड़ा रहता है कोलन से। तो यहाँ पे मैं लिख दिया इसलिए, तो डायरेक्ट जो है इलियम कोलन से जुड़ा रहता है, ठीक है। और यहाँ पे जो सीकम है ये प्रथम भाग है, किसका प्रथम भाग है, बड़ी आंत का प्रथम भाग है। यहीं पर जो है सेलुलोज का पाचन होता है, ठीक है। सेलुलोज बहुत जो है कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है, बहुत जटिल होता है। तो यहाँ पर सेलुलोज का पाचन होता है, कहाँ पे, सीकम। सीकम जो है बड़ी आंत का प्रथम भाग है, कोलन जो है दूसरा भाग है और अंतिम भाग को रेक्टम बोलते हैं, ठीक है। और रेक्टम जो है ये एनस से जुड़ा रहता है और एनस से जो है गोबर बाहर निकल जाता है। तो ये एक ऑल ओवर जो है आपका पाचन तंत्र का जो है पूरा जो है मैं बता दिया, जो जो इम्पोर्टेंट है।
दोस्तों यदि इस वीडियो से थोड़ा सा भी आपको फ़ायदा पहुंच रहा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर दीजिए, तो हमारा एनर्जी जो है ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। हम और जो है अच्छे वीडियो लाने की कोशिश करेंगे। जय हिंद दोस्तों।